हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 11th का मैथ, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखें। यहाँ पे हमारे पास समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय ए जिसमें अवयव हैं 1, और समुच्चय दूसरा है जिसमें अवयव हैं ए और बी। समुच्चय तीसरा है जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3, और चौथा जो हमारा है वो हमारा रिक्त समुच्चय है। चौथा जो हमारा है वो क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय है। तो इन सभी समुच्चयों का हमें क्या लिखना है, उप समुच्चय लिखना है। तो इसका हम उप समुच्चय लिखते हैं। तो उप समुच्चय हम उसके अवयवों को लेकर लिखते हैं। तो इसमें कितने अवयव हैं, तो ए एक अवयव है, तो एक समुच्चय तो हमारा ए बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ से रिक्त समुच्चय इसका भी उप समुच्चय होगा। तो रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे इस समुच्चय का जो उप समुच्चय होगा वो ये होंगे, एक तो ये समुच्चय होगा और एक तो ये समुच्चय होगा। इतना क्लियर है आपको। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इसके उप समुच्चय लिखें। तो इनके अवयवों को मिला करके हम इसके उप समुच्चय लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे। तो ए एक अवयव लेते हैं, इससे एक समुच्चय बनाते हैं। तो इसका एक उप समुच्चय तो ये बन गया, और दूसरा उप समुच्चय बनाते हैं। दूसरा इस अवयव को लेकर हमने एक समुच्चय बनाया जो कि इसका एक उप समुच्चय है। अब बात करते हैं इन दोनों अवयवों को लेकर एक समुच्चय बनाते हैं, ए और बी। तो ये भी एक उप समुच्चय है इसका, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। तो ये हमारा उप समुच्चय हो गया इस समुच्चय का। अब बात कर लेते हैं फाई की। यहाँ पे सभी अवयवों को लेकर हमने समुच्चय बनाया, तो इसके प्रत्येक उप समुच्चय को हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिक्त समुच्चय की। और हम जानते हैं रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो इसका भी उप समुच्चय होगा। तो यहाँ पे फाई आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको। तो इसका जो उप समुच्चय होगा, पहले तो इससे एक समुच्चय बनाएंगे, अब इससे एक समुच्चय बनाएंगे, अब इस अवयव से एक समुच्चय बनाएंगे, अब इस दोनों अवयव से एक समुच्चय बनाएंगे, अब इस दोनों अवयव से 1 और 3 से समुच्चय बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 रह गया है, 2 और 3 को लेकर एक समुच्चय बनाएंगे। और कोई रह रहा है यहाँ पे, और कोई बच रहा है, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, 2 और 3 ले लिया। अब नहीं बच रहा है, अब बच रहा है केवल ये वाला समुच्चय। तो 1 2 3 इन तीनों अवयवों को एक साथ लेकर एक समुच्चय बनाते हैं। तो यहाँ पे कितने उप समुच्चय बने इसके, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे भी फाई जो होगा, रिक्त समुच्चय जो होगा, वो भी इसका उप समुच्चय होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पे फाई भी आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे। तो इसका केवल उप समुच्चय यही होगा, ये रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो केवल इसका एक ही उप समुच्चय बनेगा, वो भी स्वयं वही होगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको उप समुच्चय की परिभाषा अभी तक याद नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उप समुच्चय क्या होता है, ऐसा समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय, मान लीजिए आपके पास ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2, और मान लीजिए आपके पास बी एक समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3। तो यहाँ पे ए का जो प्रत्येक अवयव है यानी 1 और 2 वो बी में भी है। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए हमारा क्या होगा, ए हमारा हो जाएगा बी का
उप समुच्चय हो जाएगा। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में हो जाए तो ए हमारा बी का उप समुच्चय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे कह दिया जाए तो बी का उप समुच्चय कौन कौन सा होगा, बी का उप समुच्चय कौन कौन सा होगा, तो बी में अवयव है 1 2 3, तो बी हमारा यही है, तो इसके उप समुच्चय ये बनेंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो 1 और 2 कहाँ पे, 1 और यहाँ पे। तो इसी तरह से उप समुच्चय को हम परिभाषित करते हैं। यदि इसका अब यहाँ पे जो हमने उप समुच्चय इन सभी का लिखा है, इसका जो उप समुच्चय लिखा है, तो इसका प्रत्येक अवयव अगर देखेंगे इन सभी समुच्चय, इसका प्रत्येक अवयव उठाएंगे तो इसमें मिलेगा, इसका प्रत्येक अवयव उठाएंगे तो इसमें मिलेगा, इसका अवयव उठाएंगे तो इसमें मिलेगा, इसका अवयव उठाएंगे तो इसमें मिलेगा, इसका अवयव उठाएंगे तो इसमें मिलेगा। इसी तरह से इसका अवयव जो उठाएंगे तो इसमें मिलेगा, यानी इसका अवयव इसमें होना चाहिए, तभी तो हमारा ये उप समुच्चय होगा। तो इस तरह से हम उप समुच्चय को लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसको आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है कि पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए जो हमारा वो 5 हो। यहाँ पे ए एक समुच्चय है और वो क्या है, रिक्त समुच्चय है। ए एक समुच्चय है, वो क्या है, रिक्त समुच्चय है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए यानी घात समुच्चय फाई का जो घात समुच्चय होगा वो क्या क्या होगा। अब घात समुच्चय क्या होता है, तो कोई भी समुच्चय हो उसके जितने भी उप समुच्चय होंगे उन्हीं को हम घात समुच्चय बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे बात कर ली जाए, ए बराबर अगर मान लिया जाए 1 है 2 है, तो पी ऑफ ए कैसे लिखते हैं, पी ऑफ ए लिखते हैं, तो इसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे वो पी ऑफ ए के अवयव हो जाएंगे। तो पी ऑफ ए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये इतना क्लियर है। तो पी ऑफ ए का मतलब होता है कि इस समुच्चय के जितने भी अवयव होंगे, जितने भी उप समुच्चय होंगे, सॉरी, इस समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए यानी घात समुच्चय हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे, घात समुच्चय हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिक्त समुच्चय होगा उसका घात समुच्चय क्या होगा ये हमको बताना है। तो जो रिक्त समुच्चय होता है, अगर इसमें कोई भी अवयव है ही नहीं, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, तो इसमें अगर कोई अवयव है ही नहीं तो इसके घात समुच्चय कितने होंगे। तो यहाँ पे हमने अभी इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में अभी सॉल्व किया था कि इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, केवल यही होता है। तो घात समुच्चय जो होगा और जितने भी उप समुच्चय होंगे उन्हीं को हम घात समुच्चय बोलते हैं। तो रिक्त समुच्चय का जो घात समुच्चय उप समुच्चय होता है, जो रिक्त समुच्चय का जो उप समुच्चय होता है वो वही समुच्चय होता है, 5 ही होता है। तो पी ऑफ ए में कौन सा अवयव आएगा, कौन सा समुच्चय आएगा, वो आएगा 5, क्योंकि उप समुच्चयों की संख्या ही हम घात समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय जितने भी होते हैं किसी समुच्चय के उसको हम घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय को हम पी ऑफ ए, यदि ए कोई समुच्चय है तो पी ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। तो पी ऑफ ए यदि ए बराबर 5 हो तो वो क्या होगा, तो अगर ए बराबर 5 है तो पी ऑफ ए भी 5 ही होगा। तो यहां से पूछ रहा है कि पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 है, तो केवल और केवल एक अवयव है, वो क्या है, और पी ऑफ ए बराबर क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि उसमें कोई अवयव है ही नहीं। तो इसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे तो इसके, अच्छा 5 के बताइए कितने उप समुच्चय हैं, तो 5 के केवल 5 ही उप समुच्चय होगा। तो इसीलिए पी ऑफ ए में केवल 5 ही जाएगा। तो पी ऑफ ए यानी घात समुच्चय 5 का क्या हुआ, 5 हुआ। तो 5 केवल एक ही अवयव मिला तो यहाँ पे एक अवयव बनेंगे, इसलिए पी ऑफ ए बराबर 5। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो अंतराल रूप में लिखिए, तो अंतराल हमने आपको बताया था कि इसको बोलते हैं
खुला अंतराल, इसको बोलते हैं बंद अंतराल, और इसको बोलते हैं खुला बंद अंतराल, और इसको बोलते हैं बंद खुला अंतराल। तो ये हमने आपको बताया था। तो खुले अंतराल में जो यहाँ पे ए और बी होता है इसको शामिल नहीं किया जाता है, ए और बी शामिल नहीं होता है, इसके बीच के अवयव होते हैं। और बंद अंतराल में ए और बी भी उपस्थित रहते हैं। तो ये चीजें हमने आपको बताई थी। तो खुला अंतराल में जो अंत बिंदु होता है इसे हम अंत बिंदु भी बोलते हैं, इनको शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन बंद अंतराल में अगर बात की जाए, ये बंद अंतराल है, अगर बंद अंतराल में बात की जाए तो अंत बिंदु भी उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, x हमारा ऐसा है कि x एक वास्तविक संख्या है और x का जो मान है वो ऋण 4 से बड़ा है और धन 6 से छोटा या 6 के बराबर है। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, x हमारा ऐसा है कि x एक वास्तविक संख्या है और x हमारा पूर्णांक ऋण 4 से बड़ा है और पूर्णांक धन 6 से छोटा या 6 के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे अगर ऐसा लिख दिया जाए ऋण 4 छोटा है x से, तो इसका मतलब क्या है? x हमारा ऋण 4 से बड़ा है। x हमारा क्या है? ऋण 4 से बड़ा है। तो x अगर ऋण 4 से बड़ा है और यहाँ पे देखिए केवल बड़ा है, x ऋण 4 के बराबर नहीं है, तो अगर बड़ा है तो हम खुला अंतराल का यहाँ प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बराबर लगा होता तो यहाँ पे हम बंद अंतराल का प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको समझ में आई? अगर बराबर लगा रहता तो हम बंद अंतराल का प्रयोग करते हैं, अगर यहाँ पे बराबर नहीं लगा है, केवल ऐसे है या ऐसे है, तो हम खुला अंतराल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? हमारा ऋण 4 x से छोटा है या फिर x हमारा ऋण 4 से बड़ा है। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, तो हम कौन सा अंतराल उपयोग करेंगे? खुला अंतराल, क्योंकि यहाँ पे 4 शामिल नहीं है। तो x हमारा 4 के बराबर नहीं है, केवल 4 से बड़ा है। तो 4 के बराबर नहीं, तो खुला अंतराल यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4। और यहाँ पे x हमारा 4 के बराबर भी है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमारा x है 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा भी है। तो यहाँ पे 6 शामिल है, यहाँ पे इस समुच्चय में 6 उपस्थित है। तो 6 उपस्थित है, तो अंत बिंदु उपस्थित है, तो हम कौन सा अंतराल? बंद अंतराल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? 6। तो इस तरह से हम इसको अंतराल में लिखते हैं। ये चीज आपको समझ में आई? अब इसी तरह हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे x हमारा क्या है? 12 से ऋण 12 से, x हमारा ऋण 12 से बड़ा है। x हमारा क्या है? ऋण 12 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बराबर का चिन्ह कहीं नहीं लगा है, तो यहाँ पे हम खुला अंतराल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ऋण 12 और यहाँ पे हमारा x है ऋण 10 से छोटा है। x हमारा ऋण 10 से छोटा है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऋण 10 हो जाएगा। तो ये हमारा खुला अंतराल हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे अंतराल के रूप में? तो यहाँ पे x हमारा क्या है? 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है। यहाँ पे अगर ऐसे लिखा है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो x हमारा क्या है? x हमारा क्या है? 0 से बड़ा है और x हमारा क्या है? 0 के बराबर भी। अगर x 0 के बराबर हो गया तो पक्का यहाँ पे 0 उपस्थित होगा इस समुच्चय में। अगर इस समुच्चय में 0 उपस्थित होगा तो यहाँ पे जो अंतराल है वहाँ पे भी 0 उपस्थित होगा। अगर इस अंतराल में 0 उपस्थित है तो यहाँ पे देखिए 0 जो हमारा अंत बिंदु है, अगर अंत बिंदु उपस्थित है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बंद अंतराल हो जाएगा। और यहाँ पे x का जो मान है वो 7 से छोटा है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा खुला अंतराल। ये समझ में आया आपको? अब इसी तरह इसको बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे x कैसा है? x एक वास्तविक संख्या है और x का मान 3 से बड़ा या उसके बराबर है और 4 से छोटा या उसके बराबर है। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या हुआ? बराबर लगा हुआ है।
तो इसका मतलब दोनों अंत बिंदु इसमें उपस्थित हैं। दोनों अंत बिंदु उपस्थित हैं तो यहाँ पे बंद अंतराल का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से समुच्चय को हमने अंतराल के रूप में लिख दिया। ये चीज आपको क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है कि अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला था कि समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चयों को लिखा गया है, उसको अंतराल रूप में लिखिए। अभी हमें उसका जस्ट उल्टा करना है, यानी अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इन दोनों अंतरालों के बीच की जो संख्या है वो क्या है, यहाँ पे जो अंतराल के बीच की जो संख्या है वो क्या है, x मान के चल रहा है। और अंतराल के बीच में जो भी संख्याएं होती हैं वे वास्तविक संख्याएं होती है। किसी भी अंतराल में जो बीच में संख्याएं होती हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच की जो संख्या होती है, ये इन दोनों संख्याओं को लेकर के जो बीच की जो संख्या होती है वे हमेशा वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसको हम लिखते हैं कैसे, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि x ऐसा है कि x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है। और x हमारा कहां से कहां तक है, अब यहाँ पे ये खुला अंतराल है। अगर ये खुला अंतराल है तो ये ऋण 3 भी उसमें उपस्थित नहीं होगा और 0 भी उपस्थित नहीं होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहां से ऋण तीन से x हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 से हमारा क्या होगा, x छोटा होगा। ये क्लियर है आपको? अब इसी तरह से हम इसको लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए अंत बिंदु क्या है, उपस्थित है, 6 और 12 इसमें उपस्थित हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम बराबर नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये अंत बिंदु उपस्थित नहीं थे, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अंत बिंदु उपस्थित है। तो x सच दैट x हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, और x हमारा 6 से बड़ा है और बराबर भी है, क्योंकि ये बंद अंतराल है। बंद अंतराल में अंत बिंदु उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे 12 भी उपस्थित है, तो 12 से x हमारा छोटा है और 12 के बराबर भी है। इसी तरह से हम इसको लिखेंगे, x एक वास्तविक संख्या है, x ऐसा है कि x एक वास्तविक संख्या है और x का मान 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, और 12 से छोटा या उसके बराबर है। यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि इस तरफ बंद अंतराल है, और बंद अंतराल है इसका मतलब है कि 12 इसमें उपस्थित है, और इस तरफ खुला अंतराल है, इसका मतलब क्या है, 6 इसमें उपस्थित नहीं है। तो जब 6 उपस्थित नहीं है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे 12 उपस्थित है इसीलिए हमने यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाया। ये क्लियर है आपको? अब इसी तरह इसकी बात कर लेते हैं। मान के चलना है इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या जो है वो x है, और x हमारा एक वास्तविक संख्या है, और x का मान ऋण 23 या उससे बड़ी है और 5 से छोटी है। तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप में। अंतरालों को हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। निम्नलिखित के लिए तो हमारे पास पहला है, कह रहा है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो आपको ये बताना है कि इसके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या होगा। इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय आपको बताना है और फिर इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। तो यहाँ पे इसके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जिसमें विचाराधीन समस्या के समस्त तत्व निहित होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा समुच्चय आपको बनाना है,
ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें यदि अगर समकोण त्रिभुजों की बात की जाए तो उसमें समकोण त्रिभुज भी उपस्थित हो, ऐसा समुच्चय बताइए। तो यहाँ पे मान के चलते हैं, मान लीजिए समकोण त्रिभुजों या त्रिभुजों का जो समुच्चय है वो x है, वो x है। हमें क्या बताना है, इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। तो समकोण त्रिभुजों का जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो हम आपको बता रहे हैं x सच दैट x सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अगर यहाँ पे बात की जाए पहले की, तो समकोण त्रिभुजों का जो समुच्चय है इसके लिए हमें सार्वत्रिक समुच्चय ढूंढना है। तो यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय, अगर यहाँ पे हमने सार्वत्रिक समुच्चय जो लिखा है इसको हम यूज से प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो सार्वत्रिक समुच्चय है अगर इसमें बात की जाए सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो इसमें कौन कौन से त्रिभुज आएंगे, इसमें सभी त्रिभुज आएंगे, इसमें सभी त्रिभुज आएंगे। अगर इसमें सभी त्रिभुज आएंगे तो ये भी त्रिभुज उसमें उपस्थित होगा। यहाँ पे जिस त्रिभुज की समुच्चय की बात की जा रही, तो ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज भी यहाँ पे भी उपस्थित होगा। तो इसके लिए ये सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर बात करें समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, इसके लिए भी सार्वत्रिक समुच्चय आप यही लिख लीजिए कि x सच दैट x सभी त्रिभुजों का समुच्चय, या कोई भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात बस इतनी सी है कि इस त्रिभुज के सभी अवयव इस त्रिभुज में होने चाहिए। सॉरी, मैं गलत बोल गया। यहाँ पे जो इस समुच्चय के जो अवयव हैं वो इस समुच्चय में भी उपस्थित होने चाहिए, बस इतनी सी बात है। यानी ये समुच्चय उप समुच्चय होना चाहिए इस समुच्चय का, और ये समुच्चय उप समुच्चय होना चाहिए इस समुच्चय का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय ये हो जाएगा और इसका सार्वत्रिक समुच्चय ये हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि समकोण त्रिभुजों का जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो यहाँ पे x x सभी त्रिभुजों का समुच्चय, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। और यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुजों का अगर समुच्चय की बात की जाए तो इसके लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा x सच दैट x कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज होना चाहिए बस। अगर कोई भी त्रिभुज है तो उसमें समकोण त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। तो अगर इसमें सभी त्रिभुज उपस्थित हैं तो पक्का ये वाला इसमें उपस्थित होगा। अगर ये वाला इसमें उपस्थित है तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय ये हो जाएगा। तो इसी तरह इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए। फिर पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पे बात कर रहा है समुच्चय ए जिसमें अवयव है 1 3 5, और समुच्चय बी जिसमें अवयव है 2 4 6, और समुच्चय सी जिसमें अवयव है 0 2 4 6 8 दिए गए हैं, प्रदत्त हैं। तो इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए लिया जा सकता है। तो इन समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय इन चारों में से लिया जा सकता है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए सार्वत्रिक समुच्चय कहता है कि सार्वत्रिक समुच्चय में सभी विचाराधीन समस्या के समस्त तत्व निहित होते हैं। तो इसका अवयव, इसका अवयव, इसका अवयव जिस समुच्चय में होगा वही इन तीनों के लिए क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो इसका अवयव किस समुच्चय में, इसमें है 1 1 3 3 5 5, और अब इसको चेक कर लेते हैं। 2 2 यहाँ पे, 4 4 यहाँ पे, 6 6 यहाँ पे। तो इन दोनों के लिए तो सार्वत्रिक समुच्चय ये हो गया। लेकिन बात कर रहा है तीनों समुच्चय के लिए,
तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। 0 0 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है, 4 4 यहाँ पे है, 6 6 यहाँ पे है, 8 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है। तो इन तीनों समुच्चयों के लिए ये सार्वत्रिक समुच्चय तो नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, 5 5 हमारा क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। और रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, तो इसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो इसका अवयव इसका अवयव इसका अवयव इसमें कैसे आएगा, जब इसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो ये तो कभी भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, ए बी सी समुच्चय का। अब बात कर लेते हैं तीसरे समुच्चय की। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी इसका अवयव है। अब बात कर लेते हैं ए का। क्या ए का प्रत्येक अवयव इसमें है, तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो ए का तो प्रत्येक अवयव इसमें है। अब बात कर लेते हैं बी के। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। इतना क्लियर है। अब इस समुच्चय के अवयव की बात कर लेते हैं। 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है। तो यहाँ पे तीनों समुच्चय के अवयव इस समुच्चय में हैं, यानी विचाराधीन समस्या के समस्त अवयव इस समुच्चय में मिल गए। अब इस समुच्चय में मिल गए तो ये समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। अब अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए शून्य नहीं है और यहाँ पे शून्य है, तो इसका एक अवयव यहाँ पे नहीं है, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। इतनी चीजें आपको क्लियर। तो इसके लिए इन तीनों समुच्चयों के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो तीसरा होगा, ये वाला समुच्चय। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.3 भी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।